प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर के बारे में, या हम कह सकते हैं बीए बीएड थर्ड ईयर के बारे में। और इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक था वो था भारत से संबंधित अपवाह तंत्र का। इसके अंतर्गत जो अपवाह तंत्र की हम बात कर रहे थे वो अपवाह तंत्र था हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने नर्मदा के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने तापी नदी या ताप्ती नदी, फिर हमने बात की थी महानदी की, फिर हमने बात की थी गोदावरी नदी की। 4 नदियों की हमने बात कर ली थी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत। अब हम जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम कर्षणा की। कृष्णा नदी की हम बात करेंगे। देखिए, यहां से एक नदी की बात की थी हमने, और यहीं जो क्या थी गोदावरी नदी थी, और यहीं महाराष्ट्र के अंतर्गत ही कृष्णा नदी का उद्गम माना जाता है। और महाराष्ट्र के अंतर्गत एक स्थान है महाबलेश्वरम। महाराष्ट्र के अंतर्गत महाबलेश्वरम नाम का स्थान है। उसी के निकट से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। और ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की दूसरी बड़ी नदी मानी जाती है जो पूर्व की ओर बह रही है। और इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई की हम बात करेंगे, कुल लंबाई 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई पाई जाती है। किस किस क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती हैं? देखिए, ये पहले महाराष्ट्र से निकल रही हैं, फिर उसके बाद में ये जो क्षेत्र है आपका कर्नाटक का, कर्नाटक के क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। लास्ट में ये जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का। 3 राज्यों में बहती है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब देखिए, महाराष्ट्र में ये इसका जो अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे वो लगभग कितना है? 27% हैं। और कर्नाटक की हम बात करेंगे कितना है? 44% कि क्या पाया जाता है? अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। और जो शेष रह जाता है वो कहाँ पर मिलता है? लगभग 29% के आसपास की हम बात कर रहे हैं, तो वो मिलता है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो देखिए, ये महाराष्ट्र से निकलते हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और लास्ट में कहाँ विसर्जित होती हैं? बंगाल की खाड़ी। और मिलने से पहले किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ये किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख सहायक नदियों की हम बात करेंगे। प्रमुख सहायक नदियाँ,
इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उन नदियों में भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, घाटप्रभा, ये सारी की सारी नदियां किसकी हैं? ये सारी की सारी नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदी। इसके अलावा भी कुछ नदियां हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं कोयना नदी, और एक और नाम आता है भी पंचगंगा। गोदावरी की बात करते हैं तो पेनगंगा और वैनगंगा, ये हमने कल बात की थी। लेकिन जो पंचगंगा है ये किसकी सहायक नदी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और इन प्रमुख सहायक नदियों में जो सबसे बड़ी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं वो है भीमा और तुंगभद्रा जो नदी है वो है। तो ये हमने देखा है कृष्णा नदी के बारे में। क्या क्या चीज़ देखी हमने कि कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र राज्य में माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत एक स्थान है महाबलेश्वरम। महाबलेश्वरम के निकट से ये जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसी के कारण क्या है जल का प्रवाह होता है वर्षा ऋतु के समय, और वो नदियों के रूप में आगे के क्षेत्र में बहता हुआ चला जाता है। तो महाबलेश्वरम के निकट कृष्णा नदी का उद्गम माना गया है। फिर हम बात करें कि ये महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक में आती हैं और कर्नाटक से फिर ये आंध्र प्रदेश में चली जाती है। आंध्र प्रदेश में जाने के बाद में डेल्टा का निर्माण करती है अंतिम बिंदु में, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। महाराष्ट्र के अंतर्गत 27%, कर्नाटक में 44% और आंध्र प्रदेश में 29% इसका अपवाह क्षेत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और ये दूसरी बड़ी सहायक नदी मानी जाती हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हमने गोदावरी के संदर्भ में देखा था 1465 किलोमीटर इसकी क्या पाई जाती है लंबाई पाई जाती है। ठीक है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, घाटप्रभा है, कोयना है, पंचगंगा है, जिसके अंतर्गत भीमा और तुंगभद्रा दो प्रमुख नदियां हैं जो बड़ी सहायक नदियां मानी जाती हैं कृष्णा की। तो ये विस्तार हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा है लास्ट जो नदी की बात करेंगे कावेरी की। कावेरी नदी। अब देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम है वो उद्गम कहाँ पर माना गया है। देखिए कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक राज्य में कोगाडड, कर्नाटक राज्य में कोगाडड नाम का एक जिला है और इस कोगाडड नामक जिले में एक श्रृंखला है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला या ब्रह्मगिरी पर्वत की बात कर सकते हैं। कर्नाटक राज्य के कोगागढ़ जिले में ब्रह्मगिरी जो पर्वत हैं वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम माना गया है, कावेरी नदी का उद्गम माना गया है। इस प्रकार से बहते हुए
ये बीच का थोड़ा सा पार्ट आता है केरल का, केरल में, और फिर लास्ट में कहाँ, ये तमिलनाडु में चली जाती है और अंतिम बिंदु पर ये डेल्टा का निर्माण करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो देखिए 3 राज्यों में बहती हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 3 राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र स्पष्ट होता है। और तीनों राज्यों के अंतर्गत देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है। कर्नाटक की बात करेंगे 41% अपवाह क्षेत्र स्पष्ट होता है, ठीक है। केरल की बात करेंगे 3% क्षेत्र अपवाह क्षेत्र, बिल्कुल कम, थोड़ा सा ऊपरी क्षेत्र प्रभावित होता है अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत। तमिलनाडु के अंतर्गत 56 ये अपवाह क्षेत्र हैं अलग अलग राज्यों में, किसका, कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। अब ये देखेंगे इसकी जो लंबाई है, वो लंबाई, कुल लंबाई की बात करेंगे, इसकी जो लंबाई है वो है 805 किलोमीटर। क्या मानी जाती है, 805 किलोमीटर ये इसकी कुल लंबाई मानी जाती है। और इसके अंतर्गत एक विशेषता स्पष्ट होती है भी, याद रखना, ये एक ऐसी नदी है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जहाँ वर्ष भर पानी दिखाई देता है। इस नदी के अंतर्गत लगभग वर्ष भर पानी दिखाई देता है। लेकिन सर आपने तो कहा था कि ये जो नदियाँ हैं ये वर्ष भर इनमें पानी दिखाई नहीं देता है, 12मासी नदियाँ नहीं हैं, वर्ष भर नहीं बहती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नदी है। इसके पीछे का रीज़न देखिए आप, कि जब हमने जलवायु की बात की थी तो जो मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जैसे आया ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु है ये, ग्रीष्म ऋतु में आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चलिए यहाँ पर वर्षा हुई, वर्षा के कारण नदी में क्या आ गया, जल आ गया। तो ग्रीष्म ऋतु में तो ये बहेगी, क्योंकि ये मानसून आया, मानसून से वर्षा हुई जिसके कारण इसमें जल की पूर्ति हो गई। शीत ऋतु की बात करते हैं तो हमने एक बात की थी, एक मानसून आता है इस प्रकार से, और तमिलनाडु में वो क्या करता है, वर्षा करता है। कौन सा मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून है वो किस ऋतु में आता है, शीत ऋतु में आता है। ग्रीष्म ऋतु की भी बात कर ली हमने, शीत ऋतु की भी बात कर ली। शीत ऋतु में जैसे ही मानसून आता है जल की आपूर्ति फिर से हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में भी है और शीत ऋतु में भी क्या है, जल की प्राप्ति हो रही है, जिसके कारण ये वर्ष भर यहाँ पानी, इनकी घाटियों में वर्ष भर पानी दिखाई देता है। ठीक है। अब देखिए इसके जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियों के अंतर्गत देखिए एक तो आती है इसकी हेमावती। हेमावती, अमरावती, हेमावती, अमरावती और एक सुवर्णवती आती है, सुवर्णवती। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। अंतिम बिंदु पर ये किसका निर्माण कर रही है, डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो 90 से 95% अन्य नदियों की अपेक्षा इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है वो कैसा पाया जाता है, बहुत उपजाऊ पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, बहुत उपजाऊ पाया जाता है। और इसकी जितनी भी जल की क्षमता है, इसकी जल की क्षमता का 90 से 95% उपयोग लिया जाता है। और कर्नाटक और तमिलनाडु में आज भी क्या है, इसके जल से संबंधित क्या चल रहा है,
आज भी विवाद चल रहा है जल से संबंधित। अब देखिए, दो तथ्य मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको अच्छी तरीके से मेंशन करना है। एक लिख रहा हूं मैं यहां पर, दक्षिण भारत की गंगा, और एक लिख रहा हूं दक्षिणी गंगा। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा दोनों में अंतर है, बस इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दक्षिण भारत की गंगा की हमने बात की थी कल, क्या लिखा था हमने? गोदावरी नदी। लेकिन दक्षिणी गंगा की जब भी बात करेंगे तो किसका नाम लिखेंगे? कावेरी नदी का नाम आता है दक्षिणी गंगा। विचलित मत हो जाना, सर ने ऐसे बताया था, ये तो सर ने गलत बता दिया। गलत कई बार क्या होता है, समझ से बाहर हो जाता है सिस्टम, तब हम क्या कहते हैं कि सर ने गलत बता दिया। देखिए यहाँ पर दक्षिणी भारत की गंगा गोदावरी और दक्षिणी गंगा कावेरी कहलाती है। हमेशा याद रखना, आज ही नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये हमने सारी की सारी नदियाँ देख ली हैं। हिमालय के अंतर्गत हमने 3 प्रमुख नदी तंत्रों की बात की। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र के अंतर्गत हमने 6 नदियों की बात की है। अब देखिए, ये अपोहा तंत्र तो हो गया हमारा पूरा, लेकिन कई बार क्या होता है, वो नदियों के बारे में न पूछकर वो ये पूछता है कि आप हमें ये बताइए कि हिमालय या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। आपने पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, अच्छी बात है, पढ़ लिया, लेकिन दोनों में अंतर क्या नजर आया आपको? दोनों का अंतर पूछता है कई बार, दोनों में क्या क्या डिफरेंस दिखाई दिया? आपने इनकी नदियों का अध्ययन किया, आपने हिमालय की नदियों का अध्ययन किया, दोनों के क्रम में, दोनों के अपवाह तंत्र में क्या अंतर स्पष्ट हुआ? इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। कई बार हो सकता है वो कोई छोटा क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, जिसके अंतर्गत हम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। हो सकता है कोई बड़ा क्वेश्चन हो जिसके अंतर्गत हम 8 से 10 पॉइंट भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपवाह तंत्र, दोनों के जो अंतर की बात करेंगे वो एक सारणी के माध्यम से, एक पॉइंट के माध्यम से हम देखते हैं। चलिए, दोनों में क्या क्या अंतर है, एक टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। एक साइड में लिखेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरी साइड में लिखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र की बात की हमने, तो हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितनी भी नदियां हैं उनकी लंबाई से संबंधित बात करता हूं। तो देखिए, प्रायद्वीपीय में बात की, अधिकतम लंबाई कितनी मिली? 1465 किलोमीटर। लेकिन हिमालय की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर नजर आ रही है। किसकी? गंगा की लंबाई, है ना। फिर सिंधु की बात करते हैं, वो भी इसी के नज़दीक है, लेकिन भारत में 709 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, 2900 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन भारत में इसकी थोड़ी सी लंबाई कम है। पूर्ण रूप से बात करेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की,
तो हिमालय की बात करेंगे, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियाँ नजर आ रही है। और पूर्ण रूप से भारत में देखेंगे तो कौन सी नदी है सबसे बड़ी? गंगा नदी। तो हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ अधिक लंबी हैं। क्या है? इसमें नदियों की लंबाई अधिक पाई जाती है। लेकिन प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत इसमें नदियों की लंबाई हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा कम पाई जाती है। ये एक पॉइंट हमने देख लिया है कि दोनों में क्या अंतर है। फिर हम बात करते हैं इसके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो जब लंबाई अधिक है और इनकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो वो भी अधिक पाई जाती है हिमालय के अंतर्गत। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं वो भी अधिक पाई जाती है। जैसे हमने सिंधु की बात की थी 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, तो वो क्या था? वो जल ग्रहण क्षेत्र था कि कितने बड़े क्षेत्र का जल अपने अंदर समाहित करती हैं। इस क्षेत्र का जल भी यहाँ आता है, इस क्षेत्र का भी, ये सारी यहाँ पर एक जगह एकत्रित हो जाता है पूरे का पूरा क्षेत्र का जल। तो ये जल ग्रहण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि जल ग्रहण, इसमें नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र अधिक पाया जाता है और इसमें नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र कम पाया जाता है क्योंकि दूरियां ही कम हैं। कुछ ही दूरी पर जाते ही ये क्या है? डेल्टा का निर्माण कर देती है और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। लेकिन ये बहुत अधिक लंबी दूरी तय करती है, जिसके कारण क्या है, धीरे धीरे पूरे के पूरे क्षेत्र को अपवाहित करती है और सारी की सारी नदियों का समावेश इसी के अंतर्गत हो जाता है। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।